वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसका जो 3rd चैप्टर है यानी कि मानव जनन, उसका जो 6 लेक्चर है आज हम वो शेयर करने वाले हैं। 6 लेक्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ शुक्राणु की संरचना। आपको कैसा लगेगा पढ़ के तो जरूर बताइएगा, और आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो जरूर बताइएगा। और मैं आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यानी कि जो याद रखने वाली बात है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये है कि एक स्खलन में एक समय में कितने स्पर्म शरीर से बाहर निकलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 20 से 30 करोड़, या जिसे हम क्या कह सकते हैं 200 से 300 मिलियन। एक जब स्खलन होता है तो स्खलन के समय एक समय में कितना स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है, तो 20 से 30 करोड़, या फिर क्या कह सकते हैं 200 से 300 मिलियन। अब आप कहोगे दीदी स्खलन क्या है? तो स्खलन मतलब होता है जब जो शरीर से जो स्पर्म होता है जो शरीर से बाहर निकलता है। आपको मैंने बताया था कि नर जनतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि नर में स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही छिद्र से निकलते हैं। पेंसिलिन के अंतर्गत हमने डायग्राम्स के अंतर्गत पढ़ा था कि कैसे छिद्र से एक ही छिद्र से यूरिन और स्पर्म बाहर निकलता है। तो जब शरीर से स्पर्म बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्खलन कहते हैं। तो उसी समय क्या होता है 20 से 30 करोड़ स्पर्म यानी कि शुक्राणु निकलते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं 200 से 300 मिलियन भी कह सकते हैं। ये सिंपल सी बात थी जो कि आपको याद रखने वाली है। स्खलन कैसे होता है कैसे बाहर निकलता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने पुराने टॉपिक नहीं पढ़े उनके लिए। बट डोंट वरी, मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। अभी जस्ट मैं जैसे लेक्चर समाप्त होगा उसी वक्त वो टॉपिक आ जाएगा, मैं आपको समझाऊंगी पूरे डायग्राम से। भले ही मैंने आपको पहले पढ़ाया बट मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे टॉपिक आया है इसलिए। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में क्या होता है 3 मुख्य पार्ट होते हैं। 3 क्या होते हैं मुख्य भाग। पहला क्या होता है? पहला होता है शीर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं हेड कहते हैं। दूसरा क्या होता है मध्य भाग, जिसे हम क्या कहते हैं मिडिल पीस। और तीसरा कौन सा होता है पूंछ, जिसे हम क्या कहते हैं टेल। ये 3 भाग होते हैं। आपको तीनों भाग समझ में आए? पहला कौन सा था शीर्ष, यानी कि जिसे हम हेड कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर जो मतलब हमारा सिर होता है उसको हम सबसे ऊपर वाला भाग कहेंगे, वैसे शीर्ष मतलब होता है सबसे ऊपर वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं हेड। मध्य भाग जैसे कि हमारी बॉडी होती है मध्य में, वैसे ही उसे हम क्या कहते हैं मिडिल पीस कहते हैं। और बस हमें पूंछ नहीं होती, पूंछ की जगह क्या होते हैं हमारे पैर होते हैं, बट शुक्राणु में क्या होते हैं पूंछ होते हैं। जैसे हम पैर से गति करते हैं मतलब चलते हैं, वैसे पूंछ भी इसमें गति कराती है। आपको पता चलेगा आगे, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं टेल कहते हैं। आपको समझ में आया? तो चलिए शुक्राणु की संरचना पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम्स बना दी हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो ये देखिए ऐसे चित्र होता है शुक्राणु का, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे शीर्ष पर क्या होता है एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं अग्रपिंडक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। अग्रपिंडक बहुत कम पूछा जाता है, यानी कि आपसे कोई भी कहीं भी कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो एक्रोसोम ही पूछेगा। भले आप नीट की परीक्षा दे रहे हो या बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अग्रपिंडक बहुत कम पूछा जाता है। इसकी अपेक्षा आपसे पूछा जाएगा कि एक्रोसोम क्या होता है। तो आप याद रखिएगा एक्रोसोम को हम हिंदी में क्या कहते हैं अग्रपिंडक कहते हैं। आप एक्रोसोम जरूर याद रखिएगा, भले ही आप अग्रपिंडक भूल जाएं कोई बात नहीं, बट एक्रोसोम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर क्या होता है जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। आपको पता है जो क्या करता है निषेचन के समय अंडाणु में क्या करता है केंद्रक को प्रवेश कराता है। आपको पता होना चाहिए एक्रोसोम के नीचे क्या होता है यहाँ पे एक केंद्रक होता है। कैसा होता है दीर्घाकार होता है,
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दीर्घाकार केंद्रक होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो शीर्ष भाग है इस पे क्या होता है, सबसे ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। इसमें क्या होता है, जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, निषेचन के समय अंडाणु में क्या करता है, केंद्रक प्रवेश कराता है। इसके नीचे क्या होता है, दीर्घाकार एक केंद्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब हमें पढ़ना है मध्य भाग। मध्य भाग में क्या होता है कि आपको पता है कि जब ये शुक्राणु गति करेगा तो क्या होगा, इसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा के लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कोशिकांग काम में लिया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जो यहाँ पे आपको दिखाई देनी है, ये इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ग्लूकोज बनाती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सीधी नहीं रखी बल्कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रखी है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, निवेकन कह सकते हैं। निवेकन तो कहेंगे, बट जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऐसी वैसी पड़ी है, ये क्या करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, एटीपी के रूप में आपको समझ आया, ये क्या करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे पहले आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको समझने में। मध्य भाग में और शीर्ष भाग में मैं अभी आपको दोबारा समझाती हूँ, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं पूंछ के बारे में। तो यहाँ पे हम पूंछ के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो तारक केंद्रक भी कह सकते हो, तारकाएं भी कह सकते हो, वो होते हैं। एक क्या होता है, सिर के पास होता है, एक क्या होता है, सिर से दूर होता है। आपको पता है जो सिर से दूर होगा उसे हम क्या कहते हैं, दूरस्थ तारक केंद्र। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पास में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अग्र तारक केंद्र। ये समझ में आया, जो पास होगा उसे अग्र कहते हैं, जो दूर होगा उसे हम क्या कहते हैं, दूरस्थ कहते हैं। आपको समझ आया, अग्र मतलब पहले और दूरस्थ मतलब बाद वाला, दोनों ही वर्ड नाम से पता चल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। और जो दूरस्थ तारक केंद्र है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्टेल सेंट्रियोल। समझ में आया। और जो अग्र तारक केंद्र है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेल सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रॉक्सिमेल सेंट्रियोल। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो क्या करता है, वो यहाँ मध्य भाग से होता हुआ, तो वह क्या करता है, फ्लैजिला का निर्माण करता है। जो मैंने यहाँ पे बीच में बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, जो क्या करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि ये जैसे शुक्राणु को गति प्रदान करता है, वैसे ही कुछ छोटे जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी गति प्रदान करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारे ऐसे छोटे जीव होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं युगलीना का और पैरामीशियम का, हमने दोनों ही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे युगलीना का हूँ, तो युगलीना का कुछ चित्र ऐसे था, आपने देखा था कि दोनों साथ में जुड़े होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा और एक बड़ा ऐसे कशाब पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कशाब, आपको पता है। और पैरामीशियम बताऊं तो पैरामीशियम ऐसे होती है, इसके बाहर क्या था, छोटे छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पक्षमाभ।
इंग्लिश में सीलिया। अब मैं आपसे कहूं जैसे कि ये फ्लेजिला है, ये शुक्राणु को गति प्रदान करेगी, वैसे ही जो जो युगलीना है उसमें जो कशाब होता है बड़ा वाला, वो क्या करता है, इसको गति प्रदान करता है। पैरामीशियम में जो छोटी छोटी संरचना पाई जाती है वो भी इसको गति प्रदान करती है, आपको पता है। और एक काम और करते हैं दोनों लोग मिलके, क्या करते हैं कि कुछ छोटे जीव जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने का काम भी करते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अभी मैं आपसे कहूं कि जो हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा था उसके अंतर्गत क्या होता है, फिम्बरी द्वारा क्या होता है, अंडाणु को कहाँ तक लेके जाया जाता है, अंडवाहिनी तक, आपको पता है। बट आपको ये भी पता, जो शुक्राणु होता है वो चल प्रकार का होता है, बट अंडाणु क्या होता है, अचल प्रकार का। यानी कि शुक्राणु गति कर सकता है बट अंडाणु नहीं। तो अंडाणु फिम्बरी द्वारा कैसे अंडवाहिनी यानी कि डिंब वाहिनी तक पहुंचता है, तो आपको पता है उसमें क्या पाई जाती है। मान लो मैं यहाँ पे बताती हूँ, उसमें मान लो ये है और इसके अंदर क्या होती, कुछ ऐसे बाल सी संरचना पाई जाती थी जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो सीलिया क्या करती थी, पंप करती थी, पंप करके क्या करती थी, अंडाणु को फिम्बरी द्वारा क्या करती थी, अंडवाहिनी यानी कि डिंब वाहिनी वहां तक लेके जाती थी, और आगे की क्रिया फिर अंदर जाके अंडा जो गर्भाशय था उसके अंदर क्रिया होती थी। तो आपको समझ में आया कि जैसे शुक्राणु को ये फ्लेजिला गति कराती है, वैसे ही कश गति कराते हैं। वैसे ही जो मादा जनन तंत्र था उसके अंतर्गत क्या होता है, जो सीलिया होती थी वो गति प्रदान करती थी अंडाणु को, वैसे ही फ्लेजिला भी गति प्रदान करती है। तो यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक फिर से दोहरा देती हूँ, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्खलन कैसे होता है, तो अभी हम पढ़ते हैं। वो टॉपिक है वीर्य, इसी के अंतर्गत आता है, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, शुक्राणु में क्या होता है, एक स्खलन के समय क्या होता है, एक समय में कितना स्पर्म बाहर निकलता है, तो 20 से 30 करोड़ यानी कि 200 से 300 मिलियन। उसके बाद क्या होता है कि जो शुक्राणु की संरचना है उसमें 3 भाग मेन होते हैं, शीर्ष, मध्य, पूंछ। शीर्ष को हेड कहते हैं, मध्य को मिडिल पीस कहते हैं, पूंछ को टेल कहते हैं। शुक्राणु की संरचना कुछ ऐसे होती है, मैंने आपको बताया। शीर्ष पे क्या होता है, टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक में क्या होता है, इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, निषेचन के समय क्या करता है, अंडाणु में केंद्रक प्रवेश कराता है। और आपको क्या पता है, इसके नीचे दीर्घाकार केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है, मध्य भाग में ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी माइटोकांड्रिया पड़ी होती हैं। माइटोकांड्रिया क्या करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, आपको पता है। जिससे जो माइटोकांड्रिया टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, इसका जो रख रखाव है या कह सकते हो अरेंजमेंट है, वो उसे हम क्या कहते हैं, निवेकन कहते हैं, आपको पता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि शुक्राणु गति करने वाला होता है, यानी कि चल प्रकार का होता है। तो ये गति करने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए क्या होता है, कौन सा कोशिकांग लिया जाता है, आपको मैंने बताया था, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ये ग्लूकोज बनाता है, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की क्रिया कराता है, लेकिन उसमें माइटोकांड्रिया की भी आवश्यकता होती है, मैंने आपको बताया था। और बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बता दी है कि इसमें आकार कैसे होता है, उसे हम निवेकन कहते हैं। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, आपको समझ आ गई है। उसके बाद क्या बताया था, पूंछ की संरचना में यहाँ पे 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं या तारकाय पाए जाते हैं। जो शीर्ष के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, अग्र तारक केंद्र कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। जो दूर होता है उसको हम कहते हैं दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि डिस्टेल सेंट्रियोल कहते हैं, आपको समझ में आया। उसके बाद जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है वो मध्य भाग से होता हुआ क्या करता है, फ्लेजिला का निर्माण करता है पूंछ में, जो कि क्या करता है, गति प्रदान करता है शुक्राणु को, आपको पता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ छोटे जीव लिए, जैसे कि युगलीना और पैरामीशियम। और युगलीना में क्या होता है, कशाप पाए जाते हैं, और पैरामीशियम में क्या होता है, पक्षमाप पाए जाते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। कुछ छोटे जीवों में क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने के काम भी आते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो अंडाणु होता है वो मतलब कि अचल प्रकार का होता है, यानी कि गति नहीं कर सकता है। बट वो कैसे, फिम्बरी के द्वारा कैसे वो अंडवाहिनी यानी कि जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, वहां तक कैसे पहुंचता है, तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ बाल सी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। सीलिया के द्वारा क्या होता है, अंडाणु डिंब वाहिनी यानी कि अंडवाहिनी तक पहुंचता है, आपको समझ में आया। वैसे ही जैसे कि सीलिया
गति प्रदान करी थी अंडाणु को, जैसे कि कशाभ यहाँ पे गति प्रदान करता, जैसे कि यहाँ पे छोटी सी संरचना पक्षमाभ यानी कि सीलिया उसको गति प्रदान करता, वैसे ही फ्लैजिला भी इसको गति प्रदान करती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो ये देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वीर यानी कि सीमन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्खलन भी कहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मैंने आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ाया था पेनिसिलिन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चित्र होता था पेनिसिलिन का, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या होता है, एक छिद्र होता है, छिद्र के द्वारा क्या होता है, यूरिन और स्पर्म शरीर से बाहर निकलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आपको पता है कि इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हैं, यूरिन और स्पर्म। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, यूरिथ्रा होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इससे क्या होता है कि कुछ दूधिया पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जिसे हम क्या कहते हैं, सीमन यानी कि स्खलन कहते हैं। और ये दूधिया पदार्थ क्या हो सकता है, स्पर्म हो सकता है। तो स्पर्म जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमन यानी कि स्खलन कहते हैं। मैंने आपको बताया था, ये है पेनिसिलिन का चित्र, यानी कि इसे हम शीर्षण भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जब संभोग की क्रिया पूरी हो जाती है, या कह सकते हैं जो लास्ट टाइम में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, पीनस में क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, पीनस कहते हैं। पीनस में क्या होता है कि मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा को ही हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, यूरिन और स्पर्म शरीर से बाहर आते हैं, आपको पता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्या होता है, जब संभोग की क्रिया पूरी हो जाती है, या ये कह सकते हो कि लास्ट टाइम जब होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, पीनस में क्या होता है, मूत्र आता है। इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आते हैं। वो कैसा, दूधिया रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं, वीर कहते हैं, या फिर स्खलन भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सीमन का संगठन कैसे होता है। मैं यहाँ पे संगठन बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो किस में होती। तो आपको मैंने बहुत पहले 3 ग्रंथि पढ़ाई थी, आपको पता होगी। पहले कौन सी थी, शुक्राणु, जो कि 10% थी। उसके बाद जो दूसरी थी वो थी शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय कितनी थी, 60%, सबसे ज्यादा शुक्राशय होती। तीसरी कौन सी ग्रंथि थी, प्रोस्टेट या काउपर। काउपर को हम क्या क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ये दोनों मिलके कितने परसेंट बनाती, 30%। कह सकते हो कि जो शुक्राशय होता है वो सबसे ज्यादा होता है। प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथि कितने परसेंट होती है, 30% होती है। जो शुक्राणु होता है वो 10%, सबसे कम शुक्राणु होता है, सबसे ज्यादा शुक्राशय होता है, बीच में कौन सा, 30%। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। मैंने आपको नर जनतंत्र के अंतर्गत पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये हो गया वृषण कोश। इसके अंदर क्या होता है, वृषण होता है, आपको पता है। इसके अंदर क्या होता है, वृषण पालियां होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, स्पर्म बाहर निकलता है, बाहर निकल के क्या करता है, रेटाटेस्टिस के अंदर खुलता है। ये यहाँ पे रेटाटेस्टिस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म क्या होता है कि वासा एफ्रेंसिया, यहाँ से कुछ नलिकाएं निकलेंगी, ये क्या होती है, वासा एफ्रेंसिया। और यहाँ से क्या होता है, वासा एफ्रेंसिया निकलती है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करती हैं, आगे जाके एपिडिडाइमस के अंदर जाती हैं। ये सारी नलिकाएं मिलकर एपिडिडाइमस से होकर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जाके अधिवृषण में खुलती। यहीं पे क्या होता है, इसको गति प्रदान भी होती है, शुक्राणु यानी कि परिपक्व हो जाता है और यहीं से इसको गति प्रदान होती है। मैंने अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि शुक्राणु को गति कहाँ प्रदान होती है, अधिवृषण में। और अधिवृषण तक जाने के लिए क्या होता है, जो शुक्र जनन नलिका है वो क्या करती है कि कुछ पदार्थ प्रवाहित करती है, उसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु आता है अधिवृषण में और यहाँ परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद क्या होता है, उसको गति प्रदान होती है। और दूसरी बात कि अगर कई समय तक यहाँ शुक्राणु रहता है तो वो नष्ट भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, अधिवृषण में आती है और उसके बाद परिपक्व हो जाएगी। और आपको क्या पता है, आपको मैंने बता दिया कि गतिशील हो जाती है, यानी कि गति कर सकती है। और उसके बाद क्या होती है, यहाँ से घूम के क्या करती है,
वास इफ्रेंसिया से होती हुई क्या करती है कि यहाँ से मूत्र मार्ग आती है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था। इससे क्रॉस होके क्या होती है कि निकल जाती है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था। उसके बाद क्या होती है, शुक्राशय ग्रंथि में जाती है, यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे क्या होती है कि 2 शुक्राशय ग्रंथि होती है और इससे क्या होता है, कुछ नलिका निकलेंगी, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया। और उसके बाद क्या होता है, ये भी यहाँ से आती है और ये भी, दोनों मिलती है और आपको पता है कि ये यहाँ से क्या आती है, यहाँ से मूत्र मार्ग आती है, आपको मैंने पहले बता रखा था। ये दोनों जब आपस में मिल जाती है तो क्या करती है, मूत्र मार्ग में आती है, आपको पता है। और यहाँ पे क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है, यानी कि काउपर ग्रंथि 2 होती है, आपको मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि और जो शुक्राशय है दोनों की क्या होती है, सीक्वेंस होती है, आपको पता है। और जब ये नीचे आती है तो क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का भी सीक्वेंस आएगा और क्या होगा, इस छिद्र के अंदर आ जाएगा। अब ये स्पर्म जो होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। आपको ये पता है कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का सीक्वेंस ही नहीं होता, ना ही सिर्फ बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का सीक्वेंस होता है, बल्कि इसमें जितनी भी सहायक ग्रंथि होती हैं उनका भी योगदान होता है, जैसे कि वासा एफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमस, उसके बाद जो अधिवृषण होता है और उसके बाद जो वासा डिफरेंस होती है, ये सारी ग्रंथि का सीक्वेंस भी इसके अंदर होता है। और उसके बाद क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं, ये आपको पता है। और ये पूरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।